बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं आब्दा लतीफ़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम C++ में सिलेक्शन स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं और आज के टॉपिक पे आने से पहले जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और इस वीडियो का एंड तक देखें। और इसमें आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। वीडियो देखने के बाद यकीनन आपके पास नॉलेज ही आएगा। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी लाजमी करें। ठीक है स्टूडेंट्स, हम C++ में सिलेक्शन स्ट्रक्चर में बात कर रहे थे जिसमें हमने इफ़ स्टेटमेंट को देखा, इफ़ एल्स को देखा, इफ़ एल्स इफ़ को देखा और नेस्टेड को देखा। और आज का हमारा टॉपिक है स्विच स्ट्रक्चर। ठीक है, स्विच भी एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर है और थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों की निस्बत। चलें इस पर बात करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। स्विच स्ट्रक्चर, स्विच जो है वो एक ऑल्टरनेट है किसका, नेस्टेड इफ़ एल्स का। नेस्टेड इफ एल्स इससे पहले मैंने आपको बताई जिसमें एक कंडीशन के अंदर दूसरी, फिर उस कंडीशन के अंदर तीसरी कंडीशन, यानी स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ़ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़। ठीक है, तो नेस्टेड का ऑल्टरनेट है स्विच। अगर आप नेस्टेड यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप स्विच का यूज़ कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल वहाँ पे किया जाएगा जब आपके पास बहुत सारी जो चॉइसेस हैं वो अवेलेबल होंगी और उनमें से आपने सिर्फ किसी एक को सिलेक्ट करना होगा या किसी एक को एग्जीक्यूट करना होगा। अगर आपने नेस्टेड इफ़ का मेरा लेक्चर देखा हो तो उसमें देखा होगा कि इफ़ कंडीशन और फिर उसके अंदर एक और कंडीशन। ठीक है, इस तरह कंडीशन और हमारे पास ज़्यादा सारी। लेकिन अगर दो से ज़्यादा नेस्टेड, 3 4 5 हम यूज़ कर रहे होंगे तो उस सूरत में जो नेस्टेड है, नेस्टेड इफ़ या कोई सी भी नेस्टेड, वो काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट हो सकती है। ठीक है, उस डिफ़िकल्टी से बचने के लिए उसके अल्टरनेट के तौर पर स्विच स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नेस्टेड में आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा ले तो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा लेंगे तो वो काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उसको सॉल्व करना और उसको हैंडल करना। ठीक है, उसकी जगह पे आप स्विच स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी जगहों पे नेस्टेड जो है वो थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है और उस मुश्किल से बचने के लिए स्विच स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम स्विच के सिंटैक्स को देखते हैं। इसमें आप देखें कि सबसे पहले एक कीवर्ड यूज़ हो रहा है स्विच। ठीक है, चूँकि हम स्विच स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्विच के बाद ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे लगा रहे हैं एक्सप्रेशन, जैसे कि हम लगाते थे इफ़ और कंडीशन। ठीक है, इस यहाँ पे कंडीशन होती थी, इस कंडीशन के साथ जो है वो मैच किया जाता था और फिर उसके नीचे वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे ये स्विच कीवर्ड इस्तेमाल होगा और इसके अंदर ये एक्सप्रेशन होगा। अब एक्सप्रेशन क्या है, कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन हो सकता है जो इंटीजर भी हो सकता है और कोई करैक्टर भी हो सकता है। ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन के रिज़ल्ट को मैच किया जाएगा नीचे दिए गए केस के साथ। ठीक है, अभी जो केस है ये भी एक वेरिएबल है, सॉरी ये भी एक कीवर्ड है जिसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, केस, अच्छा आपने स्पेल मिस्टेक नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है, ये इसी तरह लिखना है, स्विच की भी स्पेल मिस्टेक ना हो और केस की भी ना हो। केस कांस्टेंट 1, यानी कि फर्स्ट केस हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट केस होगा। इस एक्सप्रेशन के रिज़ल्ट को मैच किया जाएगा इस केस के साथ। अगर तो ये एक्सप्रेशन इस केस के साथ मैच हो जाएगा तो ये नीचे दी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब आप ये देखें कि केस के बाद यहाँ पे कॉलन का यूज़ करना है, सेमी कॉलन का यूज़ नहीं करना है। इसका सिंटैक्स है, अगर आप कॉलन की जगह पे सेमी कॉलन यूज़ करेंगे या कुछ और यूज़ करेंगे तो आपका सिंटैक्स एरर डिक्लेयर होगा। ठीक है, केस के बाद आपने कॉलन का इस्तेमाल करना है और स्टेटमेंट के बाद एज़ यूजुअल हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर तो ये दिया गया एक्सप्रेशन इस केस के साथ मैच हो जाएगा तो केस के नीचे दी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है ब्रेक। अब आप ये देखें कि ब्रेक यूज़ हो रहा है। ब्रेक लगाने का क्या मकसद है, पहले आप पूरा सिंटेक्स देख लें, उसके बाद मैं आपको ब्रेक के बारे में बताती हूँ। ठीक है ना, सेम इसी तरह यहाँ पे सेकंड केस आ जाएगा। सेकंड केस इसलिए कि अगर ये दिया गया एक्सप्रेशन इस केस के साथ मैच नहीं हो रहा तो फिर ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी और इस केस पे आ जाएगा कंट्रोल। इस केस में मौजूद वैल्यू के साथ इस एक्सप्रेशन को मैच किया जाएगा। अगर तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा तो फिर इसके नीचे जो स्टेटमेंट दी गई होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके बाद फिर ब्रेक कीवर्ड यूज़ हो जाएगा। अब ये इसी तरह जितने आप केसेस लेना चाहें वो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी ज़रूरत है, आप उतने केसेस इसमें ले सकते हैं। अब एंड पे यहाँ पे एक ही कीवर्ड यूज़ हो रहा है डिफ़ॉल्ट।
डिफ़ॉल्ट के बाद भी आप देखें तो यहाँ पे कॉलन का इस्तेमाल किया गया है और ये नीचे स्टेटमेंट। अब ये डिफ़ॉल्ट का सेम वही पर्पज़ है जो इफ़ में एल्स का होता है, ठीक है। अगर तो इफ़ कंडीशन चेक की जाएगी, ट्रू होगी तो उसके इफ़ के नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। सेम इसी तरह ये डिफ़ॉल्ट है। अगर इनमें से कोई भी केस इस एक्सप्रेशन के साथ मैच नहीं होगा तो फिर कंट्रोल इस डिफ़ॉल्ट पे आएगा और इस डिफ़ॉल्ट में पड़ी जो भी स्टेटमेंट होगी उसे एग्जीक्यूट कर देगा। अब ये जो डिफ़ॉल्ट है ये ऑप्शनल है, आप लगाएं या ना लगाएं इसका आपके प्रोग्राम पे या आपके रिज़ल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ उस सूरत में है कि अगर आपका ये एक्सप्रेशन किसी भी केस के साथ मैच नहीं हो रहा तो फिर कोई ना कोई आउटपुट तो ज़रूर आपको डिस्प्ले हो। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो ना लगाएं। और ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको तमाम केसेस के एंड पे ही लगाना है, आप इस डिफ़ॉल्ट को इन केसेस के शुरू में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये ऑप्शनल है और सेकंड ये कि इसकी जगह ये फ़िक्स नहीं है, आप अगर चाहें तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब आते हैं ब्रेक पे। ब्रेक का वर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं कि रुक जाना, ठहर जाना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो अगर आप ये ब्रेक कीवर्ड यूज़ नहीं करते यहाँ पे, इसको करके देखिएगा प्रैक्टिकली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऐसे बताने से समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन जब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें उनकी जो वर्किंग है बहुत अच्छे से समझ आ जाती है, ठीक है। अगर आप इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आप इस ब्रेक को ख़त्म करिएगा। इस ब्रेक को ख़त्म करने से होता क्या है, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि ये एक्सप्रेशन इस सेकंड केस के साथ आके मैच हो गया, ठीक है, लेकिन हमने ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया हुआ इसमें। तो होगा क्या कि वो कंट्रोल जो है वो यहाँ पे आएगा, सिर्फ इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा आउटपुट में, इस केस के नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो उन सबको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ब्रेक लगाने का मकसद ये है कि जब एक्सप्रेशन किसी केस के साथ मैच हो जाएगा तो वो सिर्फ उसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा, बाकियों को नहीं करवाएगा। स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद ब्रेक जो है वो स्विच को ख़त्म कर देगा, स्विच से बाहर आ जाएगा, स्विच की बॉडी से, क्योंकि ये स्विच की बॉडी है ना, देखें कर्ली ब्रेसेस मैंने लगाई हुई हैं, स्विच की बॉडी है ये। तो जैसे ही ब्रेक कीवर्ड यूज़ करेंगे तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल स्विच की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो ब्रेक लगाने का मकसद ये है कि जब एक्सप्रेशन किसी एक केस के साथ मैच हो जाएगा तो वो सिर्फ उसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, बाकियों को नहीं करेगा। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते तो एक्सप्रेशन जिस केस के साथ मैच होगा, जिस केस के साथ मैच होगा उससे पहले वाली नहीं, उसके बाद वाली सारी स्टेटमेंट्स को प्रिंट कर देगा। तो इससे होगा क्या कि आपको आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि आपको और भी साथ बहुत सारे रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। तो आपको अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट लेने के लिए इस ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा स्विच स्ट्रक्चर, इसका सिंटैक्स था। और अब मैं आपको इसका फ़्लो चार्ट और इसकी एग्जाम्पल बताती हूँ। अब हम स्विच की एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में ये है कि एक करैक्टर यूज़र से इनपुट करवाना है और फिर ये डिस्प्ले करवाना है कि जो करैक्टर कीबोर्ड से एंटर किया गया है वो वाउल है या कॉन्सोनेंट है। वाउल और कॉन्सोनेंट का आपको पता होगा, वाउल वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो AEIOU इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स लगाई, मेन फंक्शन लगाया और यहाँ पे हमने एक डाटा टाइप ली 4 यानी कि करैक्टर, और उसमें एक वेरिएबल लिया C, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एंटर एन अल्फ़ाबेट, यूज़र को स्क्रीन पे लिखा नज़र आएगा, कोई सा अल्फ़ाबेट एंटर करें, ठीक है। तो यूज़र ने एंटर कर दिया C। अब ये है स्विच, ठीक है, चूँकि हम स्विच की एग्जांपल कर रहे हैं। स्विच के बाद यहाँ पे क्या आना था, एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन कोई इंटीजर भी हो सकता है और कोई करैक्टर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, करैक्टर, क्योंकि यूज़र ने एंटर क्या किया है, C, ठीक है। अब क्या करेंगे कि उसके बाद यहाँ पे केस था और केस के बाद यहाँ पे हमने एक वैल्यू देनी थी, तो हम यहाँ पे दे रहे हैं स्मॉल a और यहाँ पे दे रहे हैं हम कैपिटल A। चूँकि ये करैक्टर्स हैं इसलिए इनको सिंगल कोटेशन मार्क्स में लिखा गया है और केस को एंड किससे करना था, इस कॉलन साइन से करना था, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को मैच किया जाएगा इस केस के साथ। तो क्या ये C मैच हो रहा है A के साथ, नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा होगा तो अगर हो रहा होगा सॉरी, तो वो ये डिस्प्ले करवा देगा यू एंटर्ड आ वाउल, कि आपने एक वाउल एंटर किया है या नहीं किया है। अब सी में यूज़र क्या चीज़ एंटर कर सकता है कि जो सिस्टम पे उस टाइम पे बैठा है वो कोई सा भी की जो है वो कोई सी भी की प्रेस कर सकता है। वो जो कोई सी भी की प्रेस करेगा वो इस वेरिएबल के पास आ जाएगी, ठीक है। उस की को
मैच किया जाएगा इसके साथ। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, ऐसे शायद आपको समझने में मुश्किल हो, हम यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट एंटर करते हैं। अब ये देखें, जैसे ये था कि एंटर एन अल्फ़ाबेट, तो मैंने यहाँ पे आई एंटर कर दिया, ठीक है। तो वो आई किसके पास चला गया, इस सी के पास चला गया, इस वेरिएबल के पास। सेम वैसे जैसे आप इंटीजर में ए और ए इक्वल 10, तो वो 10 किसके पास चला जाता है, उस ए के पास चला जाता है। इसी तरह जो मैंने आई एंटर किया वो इस सी के पास आ गया। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर कौन सा अल्फ़ाबेट पड़ा हुआ है, आई, ठीक है। उस आई को मैच किया जाएगा इन दोनों के साथ। अच्छा, इन दोनों को लेने का मकसद ये है कि हम स्मॉल और कैपिटल दोनों में ले रहे हैं। लेने का मकसद ये है कि हो सकता है जो यूज़र बैठा है सिस्टम पे वो स्मॉल में एंटर करे या कैपिटल में एंटर करे, इसलिए हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए हम दोनों को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो वाउल अल्फ़ाबेट्स हैं उनको, ठीक है। तो आई जो है वो इसके साथ मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है वो ये आपको डिस्प्ले नहीं करवाएगा, ठीक है, डिस्प्ले नहीं करवाएगा। उसके बाद नीचे एक और केस दिया गया है। इस केस में यहाँ पे ई एंटर किया गया है। ई भी स्मॉल और कैपिटल दोनों में लिया गया है, ठीक है, चूँकि ई भी एक वाउल है, ठीक है, ए ई आई ओ यू ये होते हैं, ठीक है। इसके साथ मैच किया जाएगा तो आई इसके साथ भी मैच नहीं हो रहा, ठीक है। जब आई इसके साथ भी मैच नहीं हो रहा तो ये इसको भी स्किप कर देगा और नेक्स्ट केस पे आ जाएगा। नेक्स्ट केस में हमने क्या एंटर किया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है केस में आई स्मॉल में भी दिया है, कैपिटल में भी दिया है, और मैंने यहाँ पे स्मॉल में एंटर किया है, तो आई इसके साथ मैच हो गया। जैसे इसके साथ मैच हो गया तो ये इसकी स्टेटमेंट पे आ जाएगा और आपको क्या प्रिंट करवा देगा, यू एंटर्ड वाउल, के आपने एक वाउल एंटर किया है। अब चूँकि हमारा दिया गया एक्सप्रेशन इस केस के साथ मैच हो गया, उसने इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दिया, ब्रेक जो है वो स्विच स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा। इसके बाद नीचे वाली केसेस को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पे सारे केसेस नहीं लगाए, ठीक है, आप लगा सकते हैं। ए ई आई ओ यू 5 वाउल्स होते हैं, आप यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे आके वो मैच हो गया तो यहाँ से एंड हो जाएगा, उसके बाद वाले केसेस को चेक ही नहीं करेगा और हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। अब यहाँ पे आके मैंने ये 2 कर्ली ब्रेसेस लगाई हैं। इनको लगाने का मकसद ये है कि एक तो मेन फंक्शन की और दूसरी स्विच स्ट्रक्चर की, तो जितनी ब्रेसेस आप ओपन करेंगे उतनी ही आपने क्लोज़ भी करनी है। अगर यहाँ पे मैं आई की जगह बी एंटर कर देती, सी डी कुछ भी एंटर कर देती, तो चूँकि ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये वाउल नहीं हैं, तो होना क्या था कि इस स्विच ने, इस एक्सप्रेशन ने किसी भी केस के साथ मैच नहीं होना था। जब किसी भी केस के साथ मैच नहीं होना था तो कंट्रोल ने इस डिफ़ॉल्ट पे आ जाना था और डिफ़ॉल्ट पे आउटपुट क्या प्रिंट होनी थी, नॉट वाउल, के जो करैक्टर आपने एंटर किया है वो वाउल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था स्विच स्ट्रक्चर। वैसे बहुत मज़े का है, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे जो है वो सारे केसेस में सिर्फ एक यही है जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। इजी बहुत है ये, ठीक है। इसके ज़रिए अगर आप प्रोग्राम करेंगे तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। आप जैसे कि अक्सर प्रोग्राम्स होते हैं कि एक डे एंटर करवाना है और उसमें से फिर 7 डेज़ वीक के आपने उसमें से कोई एक वीक डे डिस्प्ले करवाना है। इसके अलावा अगर आप कोई मूवी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं जैसे H फॉर हॉरर और इस तरह की जो अल्फ़ाबेट्स के साथ मैच हो रही हूँ, तो उसमें स्विच स्ट्रक्चर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे चूँकि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आप स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कमेंट में किसी ने कहा था कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है नेस्टेड पे, कि उन्हें थोड़ी मुश्किल लगी थी समझने में, तो आप उसकी जगह पे ये स्विच स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। और देखते रहें इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब, और अगर अभी आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।